बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने चैप्टर नंबर 1 की रिवीजन कर ली है। आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 3, तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है 65 पेज है। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है डिफरेंशियल लेंथ से क्या मुराद है। डिफरेंशियल का वर्ड चेंज के लिए, तब्दीली के लिए यूज़ होता है। तो लेंथ लंबाई, डिफरेंशियल लेंथ से क्या मुराद है। अगर किसी लाइन की लंबाई में थोड़ी सी तब्दीली हो, ठीक है, लेंथ में तब्दीली हो, तो उसे ज़ाहिर करने के लिए, अगर किसी लाइन की लंबाई में थोड़ी सी तब्दीली हो तो उसे ज़ाहिर करने के लिए जो टर्म इस्तेमाल की जाती है उसे डिफरेंशियल लेंथ कहते हैं। इसे डेल्टा एल यानी कि डी एल से ज़ाहिर किया जाता है और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो दो पॉइंट्स के दरमियान जो डिफरेंशियल लेंथ होगी उसे डी एल से ज़ाहिर किया जाएगा। और चूंकि कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स वाई जी तीनों कोऑर्डिनेट्स होती हैं, तो तीनों में जो तब्दीली होगी ना उसके मजमू के बराबर होगी डिफरेंशियल लेंथ। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिफरेंशियल लेंथ का फार्मूला तहरीर करें। तो ये डिफरेंशियल लेंथ का फार्मूला है। आप देखिए इसमें तीनों वो आ गए हैं, डी एक्स भी आ गया, डी वाई भी आ गया और डी जी। बाकी 7 यूनिट वेक्टर हैं, ए एक्स, ए वाई और ए जी। चूँकि डी एल एक वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए डी एक्स वो चेंज इन एक्स आ गया, यानी कि एक्स डायरेक्शन में जो लंबाई में तब्दीली आ गई वो होगी 7 यूनिट वेक्टर, ताकि वो एक वेक्टर बन जाए। ठीक है जी। ये सर्कुलर और स्फेरिकल, ये अगर याद कर सकते हैं, क्योंकि सर्कुलर में जो है ना वो रो, फाई और जी होती हैं कोऑर्डिनेट्स, जैसे रेक्टेंगुलर में एक्स वाई जी होती हैं, जबकि सर्कुलर में रो, फाई और जी होती हैं। और जो होता है स्फेरिकल उसमें आर, थीटा और फाई होती हैं। तो ये उस तरह डिफरेंशियल लेंथ। नेक्स्ट है जी डिफरेंशियल सरफेस से क्या मुराद है। सरफेस मीन सतह जो है, उस एरिया में या सतह में जो तब्दीली आती है उसे ज़ाहिर करने के लिए जो टर्म इस्तेमाल की जाती है उसे डिफरेंशियल सरफेस कहते हैं। ठीक है, अगर किसी सतह के रकबा यानी कि एरिया में थोड़ी सी तब्दीली हो तो उसे ज़ाहिर करने के लिए जो टर्म इस्तेमाल की जाती है उसे डिफरेंशियल सरफेस कहते हैं। वो डी एल था, ये डी एस, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब एरिया में चूँकि लेंथ और विड्थ दो जो है ना कोऑर्डिनेट्स आती हैं, तो इसमें ये वाला पॉइंट है। अगर किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिफरेंशियल सरफेस मालूम करना हो तो ये बनाए तौर पर उस कोऑर्डिनेट सिस्टम के किसी भी दो कोऑर्डिनेट्स में होने वाली तब्दीलियों यानी कि डिफरेंशियल लेंथ के आसेदार के बराबर, यानी कि दो में जो तब्दीली होगी उसके आसेदार के बराबर होगी। रेक्टेंगुलर में ये लिखा हुआ है फार्मूला। रेक्टेंगुलर में जब डी एस लिखेंगे तो डी एक्स डी वाई दो कोऑर्डिनेट्स आएंगे, ठीक है, एक्स और वाई, और साथ डायरेक्शन जो होगी वो ए जी होगी। जब डी वाई डी जी होगा तो डायरेक्शन ए एक्स होगी, और जब डी जेड और एक्स होगा तब डायरेक्शन वाई वाली होगी। तो ये डिफरेंशियल सरफेस का फार्मूला है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए। ये उसी तरह सर्कुलर और स्फेरिकल के लिए। तीसरा है जी डिफरेंशियल वॉल्यूम से क्या मुराद है। तो अगर किसी क्लोज सरफेस है उसके वॉल्यूम में जो थोड़ी सी तब्दीली आती है उसे ज़ाहिर करने के लिए जो टर्म इस्तेमाल करते हैं उसे डिफरेंशियल वॉल्यूम कहते हैं। अगर किसी भी क्लोज सरफेस में थोड़ी सी तब्दीली पैदा की जाए तो इसे ज़ाहिर करने के लिए जो टर्म इस्तेमाल करते हैं उसे डिफरेंशियल वॉल्यूम कहते हैं। इसे डेल वी से ज़ाहिर किया जाता है। ये एक स्केलर क्वांटिटी है। डिफरेंशियल लेंथ, डिफरेंशियल सरफेस, वो दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं, लेकिन ये जो डिफरेंशियल वॉल्यूम ये एक स्केलर है। अब इसमें तीनों कोऑर्डिनेट्स आएंगे, ठीक है, इसको यानी कि वो जो डिफरेंशियल सरफेस है वो दो का ज़ाब था, ये तीन का असले ज़रब होगा। ये आप इसका फार्मूला देख सकते हैं, डेल वी इज इक्वल टू डी वी इज इक्वल टू डी एक्स डी वाई डी जी। इसी तरह सर्कुलर और स्फेरिकल का लिखा हुआ है।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में चार्ज जिस शक्ल में पाया जाता है उनके नाम देंगे। तो चार्ज पॉइंट चार्ज भी होता है, लेंथ के अलॉन्ग भी चार्ज होता है, सरफेस भी हो सकता है, वॉल्यूम भी हो सकता है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के एनालिसिस के दौरान मुख्तलिफ किस्म के इंटीग्रल के नाम तहरीर करें। तो 3 इंटीग्रल हैं, एक होता है लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल और वॉल्यूम इंटीग्रल। हम देख लेते हैं जी लाइन इंटीग्रल। लाइन इंटीग्रल तो लाइन बेसिकली एक सीधी लाइन भी हो सकती है, एक कर्व पाथ होता है ना, वो भी लाइन के अंडर आता है। अब ये आप एक देख सकते हैं, एक वेक्टर फील्ड एफ है, ठीक है, वेक्टर फील्ड एफ है, और आपको एक आर और पी, ये आपको कर्व पाथ दिखाया गया है, ठीक है। ऊपर दी गई शक्ल में एक वेक्टर फील्ड दिखाई गई है, जबकि एक कर्व पाथ पी आर, यानी कि पी से आर एक कर्व पाथ भी दिखाया गया है। ये बुनियादी तौर पर इंटीग्रल के लिहाज से इंटीग्रेशन पाथ है, जिसे हम इस तरह लिख सकते हैं जी। तो चूँकि यहाँ वेक्टर फील्ड एफ है और ये जो पी से आर टोटल लेंथ है ना एल, इसका एक छोटा सा पार्ट लें डी एल, तो एफ डॉट डी एल और पूरा एल के साथ अगर इंटीग्रेट करें तो हमारे पास ये बन जाता है लाइन इंटीग्रल। ये बुनियादी तौर पर वेक्टर एफ का कर्व पाथ एल के गिर्द लाइन इंटीग्रल है, एफ डॉट डी एल ये वाला। तो नीचे एल लिखा हुआ है, ऐसे मराद है ये लाइन इंटीग्रल है, एफ डॉट डी एल। ओपन करें तो एफ डी एल कास थीटा आ जाएगा। नेक्स्ट है सरफेस इंटीग्रल। तो सरफेस इंटीग्रल, इसमें जो चार्ज है वो किसी सतह पर फैला हुआ चार्ज हो सकता है, ठीक है, या तो चार्ज हो सकता है या फिर ये हो सकता है किसी सतह से गुजरने वाला फ्लक्स जो होता है, इन दोनों के लिए यूज करते हैं। किसी सतह पर फैला हुआ चार्ज या किसी सतह से गुजरने वाला फ्लक्स की सूरत में। अब हम दोनों डिस्कस कर लेते हैं, दोनों के फार्मूले। पहले देखें, ये हमारे पास एक डायग्राम है जिसके अंदर एक क्लोज सरफेस है और इसमें चार्ज है, यानी कि चार्ज मौजूद है। तो अगर आप टोटल चार्ज मालूम करना चाहते हैं तो उसका फार्मूला ये होगा, ये दिखाया गया कि आपको चार्ज डेंसिटी पता होनी चाहिए राउ एस, तो उसका सरफेस इंटीग्रल अगर निकालेंगे ना राउ एस का, तो वो टोटल चार्ज होगा, ये लिखा हुआ है ऊपर दी गई शक्ल में। ये इंपॉर्टेंट फिक्र है। कुल चार्ज मालूम करने के लिए सरफेस इंटीग्रल को लिखा जा सकता है, राउ एस चार्ज डेंसिटी है, उसको अगर एस के लिहाज से इंटीग्रेट करें तो वो टोटल चार्ज आ जाएगा। दूसरा लिखा हुआ है फ्लक्स के लिहाज से, ये तो हो गया उस सरफेस पर टोटल चार्ज कितना होगा। दूसरा है कि इसमें से जो लाइन पास करेंगी फ्लक्स लाइंस, ठीक है, टोटल फ्लक्स जो होगा वो भी आप इससे फाइंड कर सकते हैं, ये फिक्र लिखा हुआ है। सतह से गुजरने वाले कुल फ्लक्स के लिए सरफेस इंटीग्रल, उसके लिए फार्मूला होगा, इनके ये जो फार्मूला हमने पढ़ा ना एफ डॉट डी एस, वो फ्लक्स के बराबर भी होता है, ये वाला फार्मूला, ठीक। तो उसके लिए एफ डॉट डी एस होगा, जबकि चार्ज के लिए था राउ एस, जो चार्ज डेंसिटी था उसका इंटीग्रल निकालें, जबकि फ्लक्स के लिए क्या होगा एफ डॉट डी एस, एफ डॉट डी एस या एफ डी एस कॉस थीटा। या फिर अगर हम यूनिट वेक्टर निकालें तो हम जो है डी एस का वो पार्ट ले लेंगे जो डी एस के नॉर्मल है। चलें आप यहाँ तक कर लें, एफ डी एस कॉस थीटा। आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक है वॉल्यूम इंटीग्रल। वॉल्यूम इंटीग्रल में तीनों डायमेंशंस आ जाती हैं, इसलिए लिखा हुआ अगर चार्ज 3 डायमेंशनल वॉल्यूम की सूरत में पाया जाए तो कुल चार्ज मालूम करने के लिए जिस इंटीग्रल को इस्तेमाल किया जाता है उसे वॉल्यूम इंटीग्रल कहते हैं। अगर 2D में आओ तो तब जो चार्ज मालूम करते हैं उसको सरफेस इंटीग्रल कहते हैं, और अगर 3D में आओ, 3 डायमेंशनल हो, तो फिर वॉल्यूम इंटीग्रल यूज़ किया जाता है। ये सामने आपको एक वॉल्यूम, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये फिक्रा लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट फिक्रा। कुल चार्ज मालूम करने के लिए वॉल्यूम इंटीग्रल को इस्तेमाल किया जाता है। तो वहाँ था राउ एस, यहाँ राउ वी आ जाएगा, और विद रिस्पेक्ट टू हम वी, तो नीचे वी नज़र आ रहा है छोटा सा इंटीग्रल के साइन के ऊपर वी, तो ये वॉल्यूम इंटीग्रल है।
जब सरफेस इंटीग्रल यहाँ एस लिखा जाएगा, जब लाइन इंटीग्रल होगा तो यहाँ एल लिखा जाएगा। रो वी क्या है जी? रो वी जो है वो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होती है कूलम पर मीटर स्क्वायर, कूलम क्यूबिक मीटर स्क्वायर, यानी कि एक क्यूबिक मीटर में, एक क्यूबिक मीटर क्या होगा, यानी कि उसकी लेंथ भी एक हो, विड्थ भी एक हो, हाइट भी एक हो, तीनों डायमेंशन अगर एक एक मीटर हो तो उसके अंदर जो चार्ज पाया जाता है उसे कहते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, और डेल वी क्या है? एलिमेंट्री वॉल्यूम, यानी कि जो टोटल वॉल्यूम उसका छोटा सा पार्ट वो डेल वी, तो इसको अगर हम इंटीग्रेट करें तो टोटल चार्ज आ जाएगा। ओके जी, थैंक यू वेरी मच।